बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे तेज़ी से बदलती हुई उस सूरत हाल की जहाँ पे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से बहुत बुरी सतह तक जा चुकी है, बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुकी है और उसके असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। ईरानी अफवाज के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी पर सख्त रद्दअमल की धमकी ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन किया, मज़ीद पेचीदा किया, जबकि तेहरान वाज़े कर चुका है कि अगर ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा जारी रहा, जो नेवल ब्लॉकेड इस वक्त किया गया अमेरिका की तरफ से, वो अगर जारी रहा तो उसके नताइज संगीन हो सकते हैं और इवन इबरतनाक तक का वर्ड यूज़ किया गया है। दूसरी जानिब वाशिंगटन अपनी पाबंदियों और बहरी दबाव के ईरान की तेल बरामदात महदूद करने की हिकमत अमली करार दे रहा है, जिसे वो जो खित्ते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी समझता है। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक बहुत अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है, जहाँ पे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची वो कल रात पाकिस्तान आए अलॉन्ग विद हिज टीम और वो उनकी आला सतही आज पूरा दिन मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, और अमरीकी वफ्द की मुतवक्के आमद जो है इसकी भी खबर इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। और ये जो आमद है उसने इस्लामाबाद को एक मुमकिना मुज़ाकराती सेंटर बना दिया है। जो ईरानी वफ्द है वो वापस रवाना हो चुका है, वो वापस चले गए, जबकि पाकिस्तानी क़यादत बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत वो न सिर्फ कशीदगी जो है उसको कम करने के लिए इस वक्त कोशिश है, बल्कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत सिविल और अस्करी क़यादत दोनों ही एक्टिव दिखाई देती हैं। ईरानी मौक़िफ़ तो ये उनके मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दो तरफ़ा और इलाकाई मशावरत तक महदूद रहा और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस सब जो आज गपशप हुई है, जो आज मज़ाकरात हुए या जो मीटिंग्स हुई, उसमें जो सामने वो ये कि जोहरी प्रोग्राम वो ये बताया गया ईरान की तरफ से कि वो ईरान की रेड लाइन है, उस पर कोई बात नहीं होगी, जबकि अमरीकी बयानिया तो इसके बिल्कुल बरअक्स मुमकिना बराह रास्त मज़ाकरात और किसी बड़ी डील की तरफ उम्मीद जाहिर करते हैं। क्योंकि अगर आप अमरीकी मीडिया को देखें या प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात को देखें तो वो तो कह रहे हैं कि हम जाके संडे को कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, कोई बड़ी डील होने लगी है। लेकिन ईरान का यहाँ पे जो बिहेवियर था या जो ईरान की तरफ से इस वक्त इक़दाम लिए गए, उसमें उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आता है, सिविल अस्करी क़यादत से मिलता है और वापस चले जाता है और बराह रास्त यहाँ पे मज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस सूरत हाल को गैर मामूली अहमियत करार देता है। CNN के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान खामोश सिफारतकारी जारी है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है। जबकि अगर मैं अल जज़ीरा को कोट करूं तो उनकी रिपोर्ट्स इस अमर की निशानदेही करती हैं कि बज़ाहिर तात्तुल के बावजूद पस पर्दा रवाबित तेज़ हो रहे हैं और सालिसी की कोशिशें किसी मुमकिना बड़ी डेवलपमेंट की बुनियाद रख रही हैं। लेकिन तेहरान से आने वाले ताज़ा इशारे एक मिक्स्ड सिग्नल की तस्वीर पेश करते हैं। ईरानी क़यादत बैक वक्त मज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर कर रही है और वाज़े भी कर रही है कि वो शराइत मुसल्लत होने या डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। साथ ही ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि अगर मज़ाकरात नाकाम हुए तो अस्करी ऑप्शन भी मेज़ पर मौजूद है। जो स्टिकिंग पॉइंट्स वो बदस्तूर बरकरार हैं। ईरान सिक्योरिटी गारंटीज़ जो है वो चाहता है ताकि माजी की तरह मज़ाकरात के बाद किसी भी मुमकिना तनाज़े में ना फंस जाए, क्योंकि 2 बार पहले ये हो चुका है जहाँ पे बिल्कुल ये बताया गया कि जो डायलॉग है वो कामयाब होने लगा और जब किसी एंड पॉइंट के करीब पहुँचे और उसमें ये रिपोर्ट किया जाता है कि ईरान तमाम तर शराइत, ज़्यादातर शराइत इवन उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक जो हैं वो मानने के बिल्कुल करीब था, मान चुका था, लेकिन उसके ऊपर हमला किया गया। सो अब की बार ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से वो गारंटीज़ ईरान को चाहिए जिसके बाद वो दोबारा से किसी तनाज़े में ना फंसे। दूसरा बड़ा नुक्ता इसका जोहरी प्रोग्राम भी है। तेहरान इसे जारी रखने या जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है उसका जो ज़ख़ीरा, जो स्टॉक पाइल्स हैं वो मुल्क के अंदर रखने, पाबंदियों के ख़ात्मे, सैंक्शंस और जो जंगी नुकसानात हैं उसके अजाले जैसे मुतालिबात पर आज भी कायम है। यही वो पॉइंट्स हैं जो वो बुनियादी खलाएँ जो दोनों फरीक़ैन के दरमियान किसी भी हतमी मुआहदे की राह में फ़िलहाल रुकावट बने हुए हैं। इस कशीदगी के माशी असरात भी फौरी तौर पर सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इब्तदा में कीमतें बुलंद हुई, लेकिन जैसी मज़ाकरात की उम्मीद बढ़ी, इवन जो कल रात खबर आई है वाशिंगटन से, वाइट हाउस से, कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं, आज का बताया गया, तो एकदम से मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं
उसमें वो कमी देखने को मिली। आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आया और जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका भी एक मस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिला। तो ये आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सफारतकारी हो गई, अस्करी दबाव हो गया, आलमी मईशत पर असरात, और सबसे बढ़कर ये कि आया पाकिस्तान की सालिसी इस कशीम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और जो आज की मीटिंग्स थी उनका हाल अहवाल क्या रहे। अब ये सब मैटर्स इन पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर हसन फारूक साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, आज दिन भर की जो पाकिस्तान के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटीज रही, जो डेवलपमेंट्स होती रही थ्रू आउट द डे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बहुत अहम मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया है। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर था कि तेहरान हो अगर, यानी जो उनके शेर है उसका मफहूम है कि अगर तेहरान जो है वो उम्मती मुस्लिमा का जनेवा हो तो उसकी तकदीर बदल जाए। तो मेरे ख्याल से कि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो एक तकदीर बदलने की जगह बन चुकी है, खसूसी तौर पे इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है, और उससे भी अगर ज्यादा मैं स्पेसिफिक चला जाऊं तो मिडिल ईस्ट जो है, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट एक उसके ऊपर जंग के स्याह बादल मंडला रहे हैं। एक तरफ ईरान जो कि हमारा पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और दूसरे दीगर इस्लामिक कंट्रीज, और उसमें फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो डायलॉग का, डिबेट्स का, टेबल टॉक का, पीस टॉक्स का, और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जा रही है। मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी नाजरीन के लिए बताना जरूरी समझता हूँ कि मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में ये बात कही थी कि जो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें सेकंड टायर ऑफ द ग्रेट पावर जो होगा उनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा, वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे। ये वो वक्त है कि जहां पाकिस्तान जैसे वो कंट्रीज जो कि अपेरेंटली ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन वो ग्रेट पावर्स की जो डिसीजन मेकिंग है उसको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इराकी साहब का ऊपर तले पाकिस्तान के दौरे करना और फिर पाकिस्तानी क़यादत के साथ इतनी एक्सटेंसिव जो है उनके साथ डायलॉग करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, या उनकी जो बात है या उनकी जो आर्गुमेंट है उनको सुनना, और फिर ग्रेट पावर्स का बीच में इन्वॉल्व होना, रशिया जैसे मुल्क का और चीन और यूनाइटेड स्टेट्स का। मैं ये समझता हूँ कि वो जो हमारी एक ख्वाहिश रही है और हमारी एक तमन्ना रही है कि इस्लामाबाद जो है वो इस्लाम का महवर और मरकज बन जाए, यहाँ से मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से शायद वो वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो सिंबल ऑफ पीस है। इस्लाम जिसे कहते हैं ना, इस्लाम अमन, तो इस्लामाबाद इनफैक्ट इस वक्त जो कैपिटल ऑफ पीस या अमन का दारुल खिलाफा बना हुआ है। तो सर ये मुमकिन किस तरह से होगा? इसमें ईरान की तो शमूलियत जो अभी बायलैटरल टॉक से ज्यादा नहीं हुई, आज ईरान ने बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया कि हमारी एक रेड लाइन है, वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। उसके बाद ईरान अगर नहीं आता तो फिर अमेरिका के वफ्द क्या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान आएगा? और अगर पाकिस्तान आता है तो फिर जब सेकेंड राउंड नहीं हो रहा तो फिर वो किस तरह आगे बढ़ेगा, और फिर सेकेंड राउंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, ये देखें ना, ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं इनकी आपस में जो दूरियां हैं, इनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, 4 to 5 डेकेड्स का मिसट्रस्ट है दोनों तरफ। और उसमें ये होता है कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जब भी नेगोशिएशन टेबल पे बैठती हैं तो वो जाहिर सी बात है जो उनकी डिमांड होती है वो बड़ी हाई साउंडिंग डिमांड्स के साथ आती हैं। लेकिन डायलॉग का हमेशा से ये एक प्रिंसिपल होता है कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दी एक्सट्रीम पोजीशंस। यूनाइटेड स्टेट्स की एक एक्सट्रीम पोजीशन है, दूसरी तरफ जो चाइना है उसकी भी एक एक्सट्रीम, ईरान की भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। जब दोनों पार्टीज अपने आप को निगोशिएशन के लिए, डायलॉग के लिए अपने आप को यानी अपनी आमादगी का इजहार करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ी बहुत जो है ना उनको डेविएट करना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। और जिस तरह की ग्रेट पावर्स की इन्वॉल्वमेंट बीच में आ रही है, चाइना और रशिया जो है वो भी बहुत काफी हद तक मुसद्दिका इत्तलाहात ऐसी आ रही हैं कि रशिया और चाइना जो है वो भी चाह रहे हैं कि ये जो डायलॉग प्रोसेस है ये किसी भी सूरत फेल ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए ईरान जो है उसको पाकिस्तान
और चाइना और रशिया जो कि इस जंग में या इस पूरे सिचुएशन में इनके बड़े क्लोज रहे हैं और इनको बड़ा यानी ईरान को बैक करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो अपने इन पार्टनर्स को या इन कंट्रीज को जो है ना उनको टोटली उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर ना करें और को बहुत हार्ड लाइन किस्म का स्टांस ले लें। तो मेरे ख्याल है कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ईरान भी दिखाएगा और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स भी दिखाएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वॉर ने दोनों पार्टीज को काफी नुकसान पहुंचाए हैं। देखिए, ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है और उनका काफी लीडरशिप का नुकसान हुआ है, बहुत सारा उनका इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं और जो उनकी एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल है जो कि इनकी इकोनॉमी का जो एक सेंट्रल वो बनता है फिगर, वो भी जो है ना जब डिसरप्ट होगा तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी सफर करेगी। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो ईरान की तरफ से ये कहा गया है, इवन जो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ पहली मुलाकात हुई उसको पहली बाज़ाब्ता मुलाकात करार दिया गया। अब इस हसास मामले के अंदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की शमूलियत मुज़ाकरात की संजीदगी के बारे में क्या बताती है, और आके ईरान की तरफ से अस्करी और सिविल लीडरशिप से मिलना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना कुछ लोग इसको आई डोंट नो कि दूसरे एंगल से क्यों देखते हैं, मुझे इस पे हैरत होती है। देखिए, ये कोई पाकिस्तान कोई शौकिया ये सारा काम नहीं कर रहा कि उसको कोई सेंट्रल स्टेज पे आने का शौक है और पंचायत बिठाने का शौक है तो वो सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी जो है ना बड़ी जो है ना यानी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। क्या वो है? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है। हमारा एक एग्रीमेंट है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर ईरान और सऊदी अरब का आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान की चूंकि कमिटमेंट है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना होगा। जब पाकिस्तान सऊदीया का साथ देगा और पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो इस्तेमाल होगी, तो जाहिर सी बात है ईरान जो है वो हमारी तरफ भी रिटेलिएट करेगा। ये कोई इसमें किसी किस्म की कोई अचंभे की बात हमें नहीं है। अच्छा, इस पूरे सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो जो है ना अनसर्टन है, डिस्टेबलाइज है, इनसिक्योर है। इसी तरह हमारा अफगानिस्तान के साथ 2700 किलोमीटर प्लस का बॉर्डर है, वो भी डिस्टेबलाइज है। तो 750 किलोमीटर का जो बॉर्डर हमारा ईरान के साथ है, अगर वो भी डिस्टेबलाइज होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान 3.5 फ्रंट वॉर पे जाएगा, जो पाकिस्तान किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कंक्लूड हो जाए, ये अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचे और पीस को मौका मिले। तो ये पाकिस्तान की कंपल्शन है। अब इसमें सिचुएशन देखें, इस वजह से हमारी जो टॉप की लीडरशिप है, वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, वो बहुत देखें बहुत जैसे कहते हैं ना इंथुजियास्टिकली इसमें इन्वॉल्व है। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये सारा जो सिस्टम है, ये जो सारी मेस क्रिएट हुई है, इसके साथ साथ देखिए हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं, गैस की प्राइसेस, एनर्जी कॉस्ट कहाँ पे जा रही है, और लोगों की जो रोजगार है, जरिए माश है, उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे एक कंपल्शन है और पाकिस्तान बहुत स्मार्टली और इंटेलिजेंटली इस पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए पूरी तरह कमिटेड नजर आ रहा है। और बहुत हद तक जो है पाकिस्तान, देखिए इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को टेबल पे लाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस समझी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लीजिएगा प्लीज। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन फारूक साहब, हमारे साथ पहले से मौजूद है, लेकिन साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कोमोडोर रिटायर्ड वजील हसन साहब। कोमोडोर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, मेरा आपसे पहला सवाल तो ये कि ईरानी मुसल्लह फौज ने जो नेवल ब्लॉकेड है उसको जारी रहने की सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी दी। सर, आपकी नज़र में क्या ये एक नफसियाती जंग है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर है हम लोग, या फिर ये खित्ता वाकई तौर पे एक बड़ी फौजी तसादुम की तरफ जा सकता है जहाँ पे ईरानियन जो अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से हम इस तरह का कोई रिटेलिएटरी एक्शन देख सकते हैं?
थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। देखिए जी, जंग जो है वो नफ्सियाती और फिजिकल डोमेन दोनों में लड़ी जाती है, और जिधर तक ये बात आबनाए हुर्मुज़ के नेवल ब्लॉकेट के हवाले से है, तो ऑल्दो ब्लॉकेट जो है वो अनाउंस किया हुआ है अमरीकी बहरिया ने, लेकिन ब्लॉकेट का जो पहले अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी और उसके बाद जो उसकी मैनिफेस्टेशन हुई है उसमें थोड़े से गैप्स हैं। वो थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बड़ी सख्त अनाउंसमेंट थी, लेकिन जो सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा लाइटर टोन के ऊपर था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपदाए हुर्मुज़ का कंट्रोल करने के लिए अमरीकी बहरिया को बहुत जरूरी है कि वो आपदाए हुर्मुज़ के करीब जाएं, लेकिन जब वो आपदाए हुर्मुज़ में ईरान के करीब आएंगे तो ईरान के पास ऐसे लो कॉस्ट वेपन मौजूद हैं जिससे अमरीकी उन असासों को जो कि ब्लॉकेट करने के लिए जाएंगे उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो अल्टीमेटली ये एक अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा कि कितना करीब जाएं ताकि वो अपना काम भी अचीव कर सकें और उनको कोई खतरा भी लाहक ना हो, लेकिन वो अपना काम अचीव नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए उनको करीब आना पड़ेगा। माजिद के साथ कमरुल साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, लेकिन नाइला चौहान साहिबा ने भी साथ में ज्वाइन किया, प्लीज आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं बात कंटिन्यू करूं? जी जी प्लीज, आप बात खत्म कीजिए। अच्छा, और ये जो आपने जो नफ्सियाती दबाव में लाने की बात की, ये जो अभी नाइला चौहान साहिबा बेहतर बताएंगी, लेकिन ये जो अभी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आने के लिए मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका अपनी हारी हुई बाजी को जीतना चाह रहा है और ईरान जो है जो उसने अपनी हार नहीं दिखाई वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उसको मोमेंटम को मेंटेन रखना चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा कि मुज़ाकरात की टेबल में वो कोई ऐसी गुंजाइश दे जिससे उसकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको ये फील हो कि उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो उनके लीडर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उसको इरोड कराएंगे। अच्छा नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाइला जी, आज हमने देखा कि सेकंड राउंड तो कहीं वो तो करीब करीब भी अभी नज़र नहीं आ रहा। ईरान का वफ्द पाकिस्तान आता है, जो हाई लेवल मीटिंग ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद वो अपना 3 कंट्री टूर पे वापस जो है वो ईरान का वफ्द चला जाता है। मीनवाइल ये भी खबरें आ रही हैं कि आपको अमेरिका का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ सकता है, जिसमें जो सोलिडिफाई होता हुआ हमें अभी फिलहाल नजर तो नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है। मैडम, आपकी नजर में क्या होने जा रहा है? इस वक्त तो बहुत पेचीदा है हालात, और मेरा ख्याल है कोई भी कयास आराई कबल अज़ वक्त होगी, क्योंकि द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग एंड देयर इज नथिंग डेफिनेट एंड देयर इज लॉट ऑफ फॉग ऑफ वॉर। और जैसे इन्होंने फरमाया कि इस वक्त जो है वो ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है, ईरान जो है वो ऐसी मेज पे नहीं आना चाहता जहां पे उसको ये दिखाया जाए, क्योंकि कुर्बानियां जो हैं वो अवाम की कुर्बानियां लीडरशिप ने उनका ख्याल नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड ट्रंप साहब को भी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है इस जंग बंदी की, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली थी जब ये जंग शुरू की थी, और वो जो उनका टाइम फ्रेम होता है वो अब इस महीने के आखिर में ख़त्म हो जाएगा। सो अगर ये उसके विदिन जो है ये जंग बंदी नहीं होती तो उनके खिलाफ उनकी कांग्रेस जो है वो प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है। फिर तीसरी बात ये कि मिड टर्म पोल्स भी आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो अपनी आवाम के पास जाएं हैविंग शोन कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। अपने आप को वो अमन का सदर कह रहे थे और सारी जंगें करा के हरा के वापस आ गए, तो वो उनके लिए एक बहुत लॉस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रंप साहब जो है ना बड़ी गहरी खेल खेल रहे हैं, ये एक तीर से काफी सारे शिकार कर रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त जंग बंद, वो जो हुर्मुज़ की ब्लॉकेड है वो ईरान ने नहीं की हुई, अमेरिका ने की हुई है। और अमेरिका का वहां पे ट्रेड इतना ज्यादा नहीं है जितनी कि चीन की है, गल्फ कंट्रीज की है, एशिया पैसिफिक की है। अच्छा, एशिया पैसिफिक जापान भी शामिल है जो कि इनका एलाय है। और ट्रंप साहब ने कहा कि मैं अपने एलाय से भी कहता हूं कि वो अपना वेट खुद उठाएं।
और नेटो को भी वो झाड़ पे ला रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पेन को नेटो से निकाल दो, बिकॉज स्पेन तो जो है अपनी ही पोजीशन ले रहा है, नेटो के साथ तो चल रहा है। हालांकि नेटो में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि आप किसी मेंबर को बाहर निकाल दें, तो ट्रम्प साहब स्पेन को उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। तो इनकी विजिट हो रही है चीन कहने को इन मिड में जी। तो यहाँ पे ब्लॉकेट से वो बेसिकली चीन को जो है ना आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ताकि जब उधर वो मेज पे जाएं तो ही हैज समथिंग टू गिव। अच्छा हम ब्लॉकेट खोल और ये इसीलिए शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और ये शायद वजह मैडम की एक डेस्परेशन हमें नजर आती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। डॉक्टर साहब, ईरान तो बराह रास्त बातचीत से इनकारी है, जबकि व्हाइट हाउस का दावा है कि तेहरान ने खुद राबता किया। अब ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, ये इसमें पाकिस्तान एक काबिल एतमाद पुल का किरदार कैसे अदा कर सकता है सर? देखिए, दिस इज द वॉर ऑफ वेपन्स, वर्ड्स एंड विल्स। ठीक है, ऑन द वन हैंड there is a test of the American weapons. Okay? On the other hand, there is a war of words and narratives जिसकी आप बात कर रहे हैं. But at the same time, there is a war of the wills. Who loses his willpower? तो वो होगा, वो जाहिर सी बात है, जो भी एक्टर अपनी विल पावर को लूज कर जाएगा, वो कुछ ना कुछ गिव अप करने के लिए वो अपनी इंक्लिनेशन जाहिर जरूर करेगा. देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूंकि उसकी एक वो है, एक लेगेसी है, एक ग्रेट पावर की, एक सुपर पावर की. अगर आप 1990s को देखते हैं तो इंटायर इंटरनेशनल सिस्टम वाज लाइक हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द अमेरिकन ग्लोबल हेजेमनी. तो इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स से आप देखें, जैसे वो नायला चौहान साहिबा फरमा रही थी और कमरोड साहब ये कह रहे थे, देखिए वॉर जो है वो सिर्फ बुलेट से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए आपके पास आपका वॉलेट भी स्ट्रांग होना चाहिए. इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत बिटरली सफर कर रही है. अच्छा. उनका ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और उनकी जो इकोनॉमी है वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. अब दूसरी तरफ ये है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है, इसका इस वक्त जो वन ऑफ द मेन पिलर्स है वो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है. इस वॉर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री हार्डवेयर है, ऐसा कोई उनका मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ये कह सके कि ये हमारा इस वॉर में ये वाली जो हमारा इक्विपमेंट है, ये वाला जो हमारा हार्डवेयर है, ये जो हमारा वेपनरी है, ये सेफ रहा है. तो ये भी उनको एक बहुत बड़ा डेंट है. ठीक है ना. तो उनको अमेरिकन जो प्रीस्टेज है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अच्छा कमांडर साहब, जर्मनी और टर्की ने भी ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें यानी माइन स्वीपिंग के बैनुल-अक़वामी मिशन में शामिल होने को तैयार हैं. अब ये खबर जब से आई है तो उसके बाद से मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अब इसका मतलब ये समझा जाए कि पूरी दुनिया को या आलमी ताकतें, आलमी कुव्वतें ये समझती हैं कि ये जंग सिर्फ ईरान और अमरीका की नहीं है, या ये वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अब आलमी जो खासतौर पे बहरी जो तजारती रास्ते हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उसके वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए उसके बाद ये इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं? निंदा, जो दुनिया है, जो जितने भी बरे आज़म हैं, वो समंदर के जरिए कनेक्टेड है. तो समंदर जो है वो एक कॉमन चीज है जो कि तमाम मुल्कों को अमूमी तौर पे यूनाइट करता है. और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये एक बहुत अहम गुजरगाह है आलमी मईशत के लिए. ना सिर्फ तेल गैस, बल्कि जो हमारी मेडिकल सप्लाईज हैं, जिसमें हीलियम खासतौर पे बहुत इस्तेमाल होती है, उन सबके लिए बहुत अहम है. और ये पिछले तकरीबन अब 60 दिन होने को आ रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी तंगी आई हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, गैस प्राइसेस भी बढ़ गई हैं. साथ ही साथ ये जो मुख्तलिफ और चीजें हैं उनकी भी प्राइस बढ़ते जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रही है. इसलिए पहले ट्रम्प साहब ने ऐलान किया कि जी हम सबको इधर से एस्कॉर्ट करेंगे, यूएस ने भी एस्कॉर्ट करेगी. फिर उन्होंने फरमाया कि जिसके जहाज है वो खुद आके अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करके ले जाओ, और अब उन्होंने ये बंद कर दी है. इसका मतलब ये है कि कुछ चीज जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से उनके बहुत बयान शिफ्ट हो रहे हैं. अब ये जो तुर्की ने भी ऐलान किया है, या अभी जर्मनी ने भी ऐलान किया है, जर्मनी ने ऐलान किया कि हम अपने कुछ शिप्स को मेडिटेरेनियन भेजेंगे और उसको फिर कुछ अरसे बाद इधर आप नए हॉर्मुज़ भेज सकते हैं. लेकिन ये जो माइन क्लियरिंग का ऑपरेशन होता है, ये एक बहुत पेचीदा हॉर्मल होता है,
और इसके लिए माहौल का साझेदार होना बहुत जरूरी है। बेशक ये जंगी सूरत हाल में ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जो भी ये काम होगा इट वुड बी टाइम टेकिंग, और उसके लिए माहौल का साझेदार होना और दोनों तरफ से पीस का ऐलान होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखें, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, इजराइल ने दोबारा जो हमले कर दिए लेबनान में, इसकी वजह से कुछ ऐसे लग रहा है कि हालात कोई उनके कंट्रोल से भी थोड़ा सा मुश्किल दरपेश आ रही है। लेकिन मैं ये दोबारा बात करना चाहूंगा, जैसे नाइला साहिबा ने बात की कि ये बहुत पेचीदा सूरत हाल है, वन। सेकेंडली, अब इसके ऊपर हम सिर्फ क्या सराइयां या असेसमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, अमेरिका जो है, ये दुनिया जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, ये अमेरिका में वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर था, और उनके पास मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो वो उनके जो भी फैसले होते हैं, हम ये उम्मीद करता हूं मैं कि वो बहुत सोच समझ कर होते होंगे। इसलिए हम अमेरिका को जितना भी हम इसमें कह दें कि उन्होंने इधर ये गलती कर दी या उनका इधर से ये थोड़ी सी पेचीदा सूरत हाल है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है, वन। सेकेंडली, इन तमाम मामलात में अगर देखें तो चाइना की जो आर्म ट्विस्टिंग वाली बात हो रही थी या चाइना को कोई कंस्ट्रेंट करने वाली बात हो रही थी, उसमें भी थोड़ा वजन नजर आता है। क्यों? वेनेजुएला का फरवरी में जो ऑपरेशन हुआ, वेनेजुएला का ओवरवेलमिंग तेल जो है वो चाइना जाता था। इसी तरह ईरान का जो भी तेल एक्सपोर्ट होता था वो भी 90% के अराउंड जो है वो चाइना जाता था। नंबर 3, ये जो ब्लॉकेड था, इसकी में भी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है, इन अ सेंस के बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में जो है वो जहाज रोके गए। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें जो है थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं इसमें। और ईरान जो इधर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बात करेंगे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से भी मुलाकात की। तो इसका मतलब यह है कि हालात ऐसे हैं कि वो मीडिएटर के थ्रू बात करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय इसके कि बराह रास्त जो है मुज़ाकरात हों। अच्छा नाइला जी, लेबनान में जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी के बावजूद इसराइल की जानिब से आज भी आपने ज़रूर खबरें देखी होंगी, बिन जुबैल में भी इमारतें जो है वो मसमार की जा रही हैं, दीगर भी अटैक्स हैं। तो क्या इसराइल इस वक्त जो सिफारती अमल, जो मीडिएशन का एक प्रोसेस है वो इस्लामाबाद के अंदर जो जारी है, उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है और ये लेबनान में कशीदगी को बढ़ा के ये एज ए स्पॉइलर एक्ट कर रहा है? लेकिन आप देखिए कि वो जिसका एलाई है उसको डिस्क्रेडिट भी कर रहा है। ये अमेरिका को भी डिस्क्रेडिट कर रहा है। ईरान को तो वो इंटिमिडेट कर रहा है कि टॉक्स में ना आए। ये जो है फिर ईरान पे ही इल्जाम लग जाएगा कि जी ये तो मुफाहमत चाहते ही नहीं, इनको बुलाते हैं तो ये आते ही नहीं, और इस किस्म की गुफ्तगू की जाए। लेकिन ईरान आया, पहले आया, और वो जो भी आज उनकी मुलाकातें हुई हैं, आप देखिए आपकी टॉप लीडरशिप के साथ हुई है उनकी मुलाकात, अरगची की और कालीबाफ की। उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, आपके फील्ड मार्शल साहब से भी बात की है, और आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है। और मेरे ख्याल में उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है कि क्या उनका मिनिमम थ्रेशहोल्ड है जिससे नीचे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान को एज अ सालसी कन्वे कर दिया है। और अब जो है जब अमेरिकी डेलीगेशन आएगी, अभी कंफर्म नहीं है, तो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कर्शनर और मिटकॉफ आएंगे। हो सकता है वो बाद में आए, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये आप फिर इनका जो मौक़िफ़ है उनसे शेयर करेंगे, और फिर वो जो अपना मौक़िफ़ देंगे इसके ऊपर या रिएक्शन देंगे, वो फिर आप एज अ मीडिएटर यू विल कन्वे टू द इरानियन साइड। तो यू बेसिकली अ मीडिएटर। आपका ज़ाती इसमें कोई स्टेक नहीं है। ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ख़ासकर आपके ईस्टर्न नेबर से, कि पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो एम्बैरेसमेंट में डाला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। पाकिस्तान की एक बड़ी विक्ट्री है कि आपने डिप्लोमेटिक सक्सेस है मीडिएशन की, कि आपने दोनों वॉरिंग पार्टीज जो सिंस 79 एक दूसरे के रूबरू नहीं बैठे थे, वो यहाँ बैठे, गुफ्तगू जारी है। उसमें कुछ उनके लोगों ने कहा जी
पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स ओन ट्रिक्स, पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। आप देखिए कि पहले आपके पास आया है, फिर ओमान के पास जाना चाह रहे हैं, और उसके बाद रूस जाए। ट्रू। और ओमान के पास जाना भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि नॉट ओनली वाज ओमान अ मीडिएटर बिफोर, but also because Oman shares the Gulf Strait of Hormuz with Iran. ईरान, यस। तो इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कोई पोजीशन लेनी है तो आई थिंक दे वांट टू ब्रिंग ओमानीज ऑन बोर्ड आल्सो, कि आप हमारे साथ हो। अगर हम एक आवाज से बात करें तो शायद अमेरिका जो है वो ज्यादा इसमें मेलिएबल हो। तो अभी देखना है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू अनफोल्ड। ट्रू। लेट्स सी क्या बेहतर, एंड वी होप कि जो भी हो वो बेहतर हो, पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर हो। मेरे तमाम मेहमानों का मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर वकास बुखारी साहब, साथ ही कुछ देर में ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला गुल हमीद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी साथियों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का पाकिस्तान आना साबित करता है कि अमेरिका इस डील के लिए बहुत संजीदा है। वो अलग बात है कि ये अभी सोलिडिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन चलें, जो इस वक्त वाशिंगटन की तरफ से जो बयान जारी किए जा रहे हैं वो ये शो कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस तीसरी कुव्वत, इस थर्ड पार्टी के तौर पर वो आलमी मकाम मिल रहा है जिसका ख्वाब हम हमेशा से देखते भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक स्टेप है जहां पे अमेरिकन डेलीगेशन का पाकिस्तान आना, ये सोलिडिफाई होता हुआ आपको नजर आ रहा है अब? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान एक मिडल पावर है यहाँ पे, और हमें तारीख में बड़ी कम ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे एक साइड पे सुपर पावर हो और दूसरी साइड पे ऐसे स्टेट जो रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस रखती है, और उन दोनों के दरमियान जो है वो एक मिडल पावर जो है वो एज अ पीस ब्रोकर के तौर पे जो है वो यहाँ पे आए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मीडिएटर से ज्यादा जो है एक फैसिलिटेटर का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो रीजन है उनके अंदर, उसके अंदर जो है वो वार जो है वो आगे ना चले, या हमेशा मामलात जो है वो पीसफुल वे से या डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो रिजॉल्व किए जाएं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी पाकिस्तान की जो है वो यही कोशिश है कि मामलात जो है वो पीसफुली मैनेज हो जाएं। देखें, पाकिस्तान ही वो इस सिचुएशन के अंदर एक ऐसी स्टेट नजर आ रही है जिसपे दोनों साइड्स जो है वो ट्रस्ट कर रही हैं। ईरानियंस भी जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और सिमिलरली जो करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर रही है। देखिए, माजी में भी चलें तो माजी में भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट ही किया गया कि पाकिस्तान को जब वार अगेंस्ट टेरर की हम बात करते हैं तो एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे जो है वो लेके चला गया, और अल्टीमेटली जो है वो वार जो है वो फाइट की गई। यहाँ पे भी देख लें, और खासकर जो हमारे इस वक्त पड़ोसी मुल्क इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो वहाँ पे वो बड़े एक सफ़े मातम के तौर पे जो है वो वहाँ पे बिश्ता हुआ नजर आता है कि वो पाकिस्तान की कभी भी उन्होंने तारीफ नहीं की। इवन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को भी देख लें तो उन्होंने पीस डील को जो है वो एक्सेप्ट किया या उसको एक अप्रिशिएट किया, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने जो है अप्रिशिएट जो है वो यहाँ पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक मेन जो माजी में जहाँ पे कुछ जो है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आए, लेकिन अब पाकिस्तान का इमेज जो है वो एज अ मीडिएटर के तौर पे, एज अ पीस बिल्डर के तौर पे जो है वो हमारे सामने जो है वो आ रहा है, और दुनिया इस चीज को जो है वो देख रही है। और अगर हम इस्लामाबाद टॉक 1.0 की बात करें तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है अप्रिसिएशन मिली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इस वक्त जो पाकिस्तान जो है वो मीन इस दूसरी टॉक के अंदर जो है वो एज अ मीडिएटर के तौर पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान जो है वो एक अपना इमेज जो है उसकी बिल्डिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों पावर्स ही जो है वो, या दोनों साइड्स ही जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर रही है। अच्छा, एक और चीज, इस पाकिस्तान के अलावा कोई और स्टेट भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आई इस पूरी ग्लोब के अंदर जिसने इस तरह की जो है वो एक शटल डिप्लोमेसी का रोल जो है वो प्ले किया हो। पाकिस्तान ही वो स्टेट थी जब हम देख रहे थे कि दोनों साइड्स जो है वो ईरान और यूएस जो है
वो जो डेडलाइन जब इनकी खत्म हो रही थी सीज फायर की, तो इन्हीं पाकिस्तान की कोशिशों से ही जो है उस डेडलाइन को भी जो है एक्सटेंड किया गया। और आज भी जो अगेन यूएस के डेलीगेशन जो पाकिस्तान में आ रहा है, तो इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का इमेज जो है वो बिल्ड हो रहा है। और एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, देखें ये पिछले तकरीबन 3 वीक से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान एक पिवट बना पड़ा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और इस वक्त की जो मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की गेट जो है वो घूमती हुई नजर आती है। अब बहुत कम ऐसा हुआ कि ग्लोब की पॉलिटिक्स जो है वो किसी एक स्टेट के गेट जो है वो घूमे, लेकिन यहाँ पे तारीख हमें बता रही है कि ग्लोब की पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के गेट जो है वो घूम रही है। और सिमिलरली पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको भी जो है वो एक, चलिए ये तो हमने बात कर ली ना पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बहुत अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है। चलिए ये तो पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान इसमें एज अ मीडिएटर लीड कर रहा है और बहुत पॉजिटिव किरदार पाकिस्तान ने अदा किया डिप्लोमेटिकली। लेकिन मेरे सवाल का दूसरा जो हिस्सा था प्लीज़ उसको भी एड्रेस कीजिएगा कि अब क्या होने जा रहा है। इस वक्त इतवार की खबरें आ रही है कि इतवार को बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई दूसरा दौर हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका का वफ्द क्या पाकिस्तान आएगा? चूंकि ईरान की तरफ से तो हमने देख लिया कि उनका जो वफ्द है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग करनी थी, फील्ड मार्शल से मुलाकात करनी थी, उनकी आला सतही मुलाकातें थी। उसके बाद जो बताया गया वो यही कि उसके बाद वो फौरी तौर पे लीव करेंगे, और ये तो सिर्फ बायलैटरल टॉक्स हैं। उसके अलावा अब वहां पे इस वक्त यूएस के डेलीगेशन का आना, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर का पाकिस्तान आना, क्या ये, पहला सवाल तो ये कि क्या ये पॉसिबल है, दूसरा ये कि फिर वो कितना सिग्निफिकेंट होगा, और संडे को क्या हो सकता है? देखिए हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं रखनी चाहिए। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये स्टार्ट कहाँ से है? 1979। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो 1979 से अब तक चला आ रहा है। सो मीडिएशन और सिमिलरली जो किसी एग्रीमेंट के ऊपर आना जहाँ पे दोनों पावर्स के लिए जो एक्सेप्टेबल है वो टाइम लेगा। क्या देखें, डिप्लोमेसी चलना मुश्किल होती है, लेकिन जब डिप्लोमेसी चल पड़ती है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो मामला चलते हैं। जब डिप्लोमेसी चलती है तो डिप्लोमेसी में ना का लफ्ज जो है वो कभी भी नहीं होता। एक पहला सेशन देखा हमने, उसके अंदर एक पॉजिटिव साइन मिला हमें कि सीज फायर हुई, और सीज फायर उसके बाद भी हमने देखा सीज फायर एक्सटेंड हुई। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम कहें कि यहाँ पे कुछ हर चीज जो है वो क्लोज हो जाएगी, बिल्कुल एंड हो जाएगा मामला, तो ऐसा नहीं है। ये एक अगला स्टेप है। ये मामला हमेशा स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं उनको सामने रखा जाता है। देखिए इससे पहले JCPOA भी हुआ था, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। उसपे भी सारे यूरोपियन पावर्स भी थी और अमेरिकन भी थे, ईरानियन भी थे, सारे एग्री हुए थे। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो JCPOA भी जो है वो कुछ अरसे के बाद जो है उसके ऊपर भी जो हमें वायलेशन नजर आती है। सो JCPOA को भी देख लें तो वो भी अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे भी जो है वो डिप्लोमेसी नजर आई हमें, जो कि कई साल जो है वो वर्क करती रही। यहाँ पे भी देख लें तो यहाँ पे भी जो है वो, अगर हम ये कह लें कि संडे को व्हाट एवरीथिंग विल बी कंक्लूडेड, सो नहीं, ये एक अगली सीढ़ी होगी जहाँ पे जो है वो मामला चलेंगे। अभी देखें यहाँ पे ईरानियन डेलीगेशन का ना पॉजिटिव साइन है, सिमिलरली यूएस का ना पॉजिटिव साइन है, लेकिन पाकिस्तान के साथ यहाँ पे चाइना को भी जो है वो हमने देखना है कि चाइनीज भी इंटरेस्टेड है कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो। अगर अगेन यहाँ पे एक ह्यूज गैप्स होते हैं तो फिर डिप्लोमेसी जो फिर चलेगी, और डिप्लोमेसी एक बेटर वे जो है वो डिप्लोमेसी का यहाँ पे यूज किया जाएगा। जो चाइनीज है वो बैक एंड के ऊपर है, मे बी जो है वो फ्रंट पे आए, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बैठक जो है वो लगेगी। और ये नहीं समझना चाहिए कि ये बैठक जो है सिर्फ एक ही राउंड के अंदर जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। इस बैठक को टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चीजें बड़ी स्लोली जो है वो चलती हैं। देखिए एक साइड पे न्यूक्लियर का इशू है, दूसरी साइड पे स्टेट ऑफ होमस का इशू है, तीसरी साइड के ऊपर जो है पूरी ग्लोब की जो इकोनॉमी है वो चौक हुई पड़ी है। अब सिमिलरली जब आप वर्ल्ड वॉर 1 का कंक्लूजन देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 का कंक्लूजन देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 को भी एंड होते हुए साल लगा था एक पूरा, सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 को भी एंड होते हुए पूरा साल लगा था। सो यहाँ पे भी जो एक इशू जो 1979 से चला हुआ है, इसको भी टाइम लगेगा, एंड इट विल टेक टाइम, और सर्टन राउंड के अंदर जो है वो चीजें चलेगी, डिप्लोमेसी मूव करेगी। ठीक है, चलिए इसमें ये पॉइंट आ चुका कि ये एक फेजेस के थ्रू ही जाएगा। जाहिर है एक हिस्ट्री है दोनों फरीकेन की, एक दूसरे के साथ हिस्ट्री है उनकी आपस की, और उसके अलावा भी उनकी हिस्ट्री है, तो ये इतना जल्दी मुमकिन नज़र नहीं आता, टाइम लग सकता है। तो सर फिर आपने न्यूक्लियर इशू की बात की कि एक तरफ न्यूक्लियर इशू है, दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू है। ईरान ने आज ये कह दिया कि जोहरी प्रोग्राम पर तो कोई बात नहीं होगी। अब अगर असल तनाज़र जो वो न्यूक्लियर इशू ही मेज़ पर नहीं होगा, तो क्या सिर्फ तेल की फराहमी या फिर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या बहरी रास्ते हैं उनकी बातचीत से अमरीका और इसराइल मुतमईन
मुतमईन हो जाएंगे और फिर ये डायलॉग क्या सूरत अख्तियार कर सकते हैं? देखिए, हमने ये जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है, इसके बाद उन्होंने ओमान भी जाना है और रशिया भी जाना है। सो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि वहां पे भी सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस हैं वो होंगी। मीन वो अपने जो इलाकाई पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करेंगे। सिमिलरली रशियंस जो बैठे हुए हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनसे बात करेंगे। सो ईरानियन देखिए वो हार्ड लाइनर जरूर है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जब ये वार स्टार्ट होती है उससे पहले वो फ्लेक्सिबल थे। वो न्यूक्लियर के ऊपर भी इवन फ्लेक्सिबल थे और इवन उससे भी पीछे हटने के लिए तैयार थे। ईरानियन जो सुप्रीम लीडर है उनका फतवा भी मौजूद है कि हम न्यूक्लियर जो है वो नहीं डेवलप करना चाह रहे, लेकिन अगर हमारे ऊपर वार मुसल्लत की गई तो हम लेके चलेंगे। हम ईरान की हिस्ट्री देखते हैं, ईरानियन इस चीज के आदी हैं और ईरान को कभी भी जो है वो थ्रू प्रेशर जो है वो नहीं दबाया जा सकता। ये डिप्लोमेसी ही है जिसके थ्रू ईरानियंस को जो है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो इस न्यूक्लियर के ऊपर एग्री करना पड़ेगा और ईरानियन होंगे भी सही। लेकिन अगर ईरानियन के साथ जो ये थ्रेटनिंग एक लहजा जो यूज किया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर ईरानियन कभी भी जो से पीछे नहीं हटेंगे। अभी देखें, न्यूक्लियर के स्टार्ट की अगर हम बात करें तो एटम फॉर पीस, एटम किस लिए? पीस के लिए। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो बिल्कुल स्टार्ट है और आज भी ईरानियंस वो क्या बात करते हैं कि हम न्यूक्लियर जो है वो पीसफुल मीन्स के लिए जो लेके जाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली इससे तकलीफ किसको है? इससे तकलीफ सिर्फ दो रियासतों को है, एक यूएस को है और दूसरा इसराइल को है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना लेता है या न्यूक्लियर के मीन पीसफुल पर्पस के लिए भी ले लेता है तो अल्टीमेटली जो है वो उनकी रीजन के अंदर जो एक सुपरमेसी है या रीजन के अंदर उनके जो इंटरेस्ट है उसको जो है वो एक मीन आप कह लें कि एक हार्ड स्टांस जो है वो वहां पे मिलेगा। लेकिन ईरान फिर भी जो है वो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेके चलता है। दूसरी साइड में मैं आता हूँ, स्टेट ऑफ हुमस की जाने बगैर चले। देखें, जब आप किसी की गले को दबाएंगे तो अल्टीमेटली अपने हाथ पांव जो है वो मारेगा। एक वेस्ट जो है सिंस 1979 ईरान के ऊपर सैंक्शंस उसने इंपोज की हुई हैं। सिमिलरली ईरान को डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली भी आइसोलेट किया हुआ है और अल्टीमेटली जब ईरान एक डिफेंसिव साइड के ऊपर था, ऑफेंसिव नहीं था, ईरान के ऊपर वार जो है मुसल्लत की जाती है तो अल्टीमेटली फिर उसके जवाब में ईरान जो है पूरी ग्लोब की इकोनॉमी को जो है वो वहां पे चोक करता है। देखें, ये नेगोशिएशन 2.0 के अंदर ईरानियन ने बड़ी वाज़ेह बात की थी कि जो यूएस ने जो है वो हमारी ब्लॉकेज की हुई है उसको क्लोज करे। अल्टीमेटली जब वो बंद करेगा, क्यों? क्योंकि ये पहले मुआहदे के ये पॉइंट्स थे, तो वो करेगा। हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। ईरानियन फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट को भी जो अपना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है शो करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर वकास बुखारी साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।